देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर पूछा जाता है कि केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर के कोई तीसरा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, मिला बनाता है। और ये जो सब्सटेंस होता है इसके पास डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बजाय पहला और दूसरा जो सब्सटेंस हमारा बना था उसके रिस्पेक्ट में। तो ये चीज होता है। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो होता है ये कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे चेंज ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा, कलर चेंज देखने को मिलेगा, एवोल्यूशन यानी कि गैस का रिलीज होना, तो टेम्परेचर में बदलाव आना, और प्रिसिपिटेट यानी कि एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, ये चीज मिल पाना, ये चीज बनना हमको देखने को मिल सकता है। तो अब सबसे पहले नंबर चीज आता है हमारा केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान करके चलिए हाइड्रोजन है और वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बन गया है, वाटर बन गया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना है, तो ये तो इसका फॉर्मूला है। अब इसी चीज को हम लोग को क्या करते हैं केमिकल इक्वेशन में, जब भी कोई चीज लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन में, तो जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का नाम को नहीं लिख करके उस सब्सटेंस के नाम के बदले में उसका सिंबल या उसके फॉर्मूला को लिखते हैं। तो इस प्रकार से लिखना हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एरो के जो लेफ्ट साइड में होता है ये रिएक्टेंट कहलाता है, राइट साइड वाला ये रिएक्टेंट हमारा होगा और राइट साइड वाला हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो डेली बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन है हमारे डेली बेसिस पे। तो केमिकल रिएक्शंस जैसे कि सॉरिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, फल वगैरह का पकना, ये भी केमिकल चेंजेस के अंदर रिएक्शंस के अंदर आएगा। कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, उसके अलावा बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब हमारा जो है सब का सब आएगा केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब इसमें दो चीज हम लोगों को देखना है, एक हमारा होता है चेंजेस जब आता है ना, तो इसमें दो चीज हमारा आता है, एक होता है हमारा केमिकल चेंज और एक होता है हमारा फिजिकल चेंज। एक होता है हमारा कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो याद रखिएगा फिजिकल चेंज टेम्पोररी चेंज होता है, केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल चेंज जो होता है ये इरिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल नेचर का होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सेबल, मतलब एक बार हो गया तो फिर वापस रिटर्न नहीं अपने पुराने फॉर्म में आएगा। फिजिकल चेंज में जो होता है ये एनर्जी वगैरह लॉस या गेन नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में एनर्जी वगैरह लॉस गेन होता है। फिजिकल चेंज में मास चेंज नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में मास वगैरह चेंज हो जाता है। तो ये सारा सब्सटेंस जो है, ये सब चीज डिफरेंस जो है, ये बेसिक डिफरेंस हमारा है फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच का। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शंस हमारा दो फॉर्म में हो सकता है, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड फॉर्म में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं जैसे रिएक्टेंट साइड ये हो गया, ये प्रोडक्ट साइड हो गया। रिएक्टेंट साइड जो भी सब्सटेंस आया है उस सब्सटेंस का जो नंबर ऑफ एटम्स है उसका टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स से। तो अब यहाँ पर यानी कि मास दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इस जगह पे हाइड्रोजन का 2 आया है और प्लस ऑक्सीजन का 2 आया है, लेकिन इस जगह पर क्या चीज है, इस जगह पे हाइड्रोजन का 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन का 1 एटम ही है, तो यहाँ पे एटम का संख्या कम गया है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। अब इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बदलना होता है। अब कहिएगा कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन को, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बेहतरीन तरीके से होल्ड करता है, और इसी चीज को चेक करने के लिए कि लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये बेहतरीन से होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हमारे पास जरूरी हो जाता है। तो जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं ना, तो एक ट्रिक बता देते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। अगर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए एक अलग वीडियो बना के सिखा देंगे और एक छोटा सा वीडियो बना करके डाल भी देंगे यूट्यूब चैनल पर कि आप अच्छे से कर पाइएगा। अब यहाँ पे छोटा सा ट्रिक एक बता देते हैं कि बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ करके बैलेंस करिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बैलेंस करिए, बाकी जितना भी चीज है सबसे पहले उसको बैलेंस कर लीजिए, है ना। ऑल एलिमेंट्स को पहले बैलेंस कर लीजिए, फिर जाकर के बैलेंस करिए ऑक्सीजन को, और सबसे लास्ट में बैलेंस करिए
हाइड्रोजन को, समझे। तो इस प्रकार से आपको बैलेंस जब करिएगा तो इस प्रकार से आपको काफी आसान पड़ेगा बैलेंसिंग करना। सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस करिए, फिर ऑक्सीजन को और अंतिम में हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, काफी आसान पड़ेगा आपको ये बैलेंस करना, ठीक है। इस तरीका से आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इस पे वीडियो बना देंगे फिर से। अब देखिए केमिकल इक्वेशन जो होता है ये हमारे पास दो टाइप का इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कौन कौन टाइप का? तो एक होता है हमारा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और एक होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कहने का मतलब कि उसमें कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, उसका नाम और उसका सिंबल, ये सब बताता है हमारे पास क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन उसमें उसका वजन को बताता है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इन चीजों को ये बताता है, उसका मास कितना है, इन चीजों को बताता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ मोल्स की, इन चीजों को, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ दिया गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्ले यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के कोई एक सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस बने तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसी तरह से बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पानी का बनना, ये सब जो है इसी का एग्जाम्पल दिया गया है आपको। सारा का सारा एग्जाम्पल यहाँ पे चूना और पानी को मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम, ये जो बनता है, हीट रिलीज होता है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये जो लाइम स्टोन, ये सारा का सारा जो है सो दिया गया है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब ये लाइम, स्लैग्ड लाइम जो होता है इसी का इस्तेमाल, इसका CaOH का होल ट्वाइस, इसी का इस्तेमाल जो होता है घर की रंगाई पुताई में करते हैं। और उसके बाद जो होता है 3-4 दिन तक जब छूट जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके और दीवार पर एक पतला सा लेयर बना लेता है और वही शाइनिंग करने लगता है। और वो लेयर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और उसके अंदर मौजूद पानी वेपराइज होकर के उड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्बल का भी फॉर्मूला CaCO3 ही होता है, लाइमस्टोन, ठीक। इसके बाद आता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें कोई एक सब्सटेंस जो होता है, कोई एक सब्सटेंस ये टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में बट जाए, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ये हमारा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस PbONO2 और O2 में टूटता है, ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये जरा सा आप अच्छा से देख लीजिए। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3 टाइप का होता है, एक थर्मल डीकम्पोजिशन, एक फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन और एक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन भी इसको बोलते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें हीट दे करके हम लोग कोई चीज को तोड़ते हैं, जिसमें हीट दे करके तोड़ा जाए, ब्रेक करा जाए, ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा हो जाता है। तो इसमें जो भी रिएक्शन दिया गया है इसमें से सबसे ज्यादा ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा। FeSO4 जब टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट करके अलग हो जाता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन काफी ज्यादा VBI है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जब लाइट की सहायता से, जब लाइट देकर के या सनलाइट देकर के चीजों को तोड़ा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे H2O2, इसको H2O प्लस O2 में तोड़ा जाता है, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। AgBr को भी Ag और Br में तोड़ देना, ठीक है। उसी तरह सिल्वर
क्लोराइड को AgCl को सिल्वर और क्लोरीन में तोड़ देना सनलाइट की सहायता से, ये सब एग्जांपल है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम बिजली दे करके तोड़ रहे हैं तो ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से तोड़ा जाए। जैसे पानी को इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से तोड़ा जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमारा हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे पहले हमको थोड़ा सा समझना होता है रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज जितना से आपका काम बन जाएगा वो हमारा है काशी नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, काश हजम अगर और हो पाता। ठीक है, ये चीज हो गया। नीचे आने पर रिएक्टिविटी घटता है, ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ता है। और याद हमेशा रखिएगा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो उसका साल्ट का कंपाउंड रहता है उसमें हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा। मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अगर मेटल रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो इस तरीका से हम लोग यहाँ पर समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या चीज होता है, जैसे ए बी बना हुआ है कंपाउंड, कोई सी नाम का कंपाउंड आया और ये इससे ज्यादा रिएक्टिव था, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो सी भी बन जाएगा और ए बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार का रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे Fe+CuSO4 यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, देख लीजिए कॉपर यहाँ है, सॉरी आयरन यहाँ है और कॉपर जो है सो इसके नीचे में हमारा होगा कॉपर। ठीक, इस जगह पे देख लीजिए, हाँ अब देखिए इस जगह पर कॉपर है हमारा और यहाँ पर जो है सो हमारा आयरन है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए ये कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो FeSO4+CO ये बन जाएगा। इसी में CBSE क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लोहा के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि लोहा के बर्तन में जब हम रखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों कलर चेंज होता है, क्योंकि ये कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना देता है, जिस कारण से उसका कलर चेंज हो जाता है। इसी में कभी CBSE को मजा लेने का मन हुआ तो ये क्या पूछ देगा कि अगर बताइए FeSO4 को Cu से रिएक्ट करवाएंगे क्या होगा, तो अब एकदम धड़ल्ले से नहीं मार देंगे CuSO4 into Fe ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आपका गलत, समझे, ये हो जाएगा आपका गलत। ये ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगा, ये वाला रिएक्शन ही क्या हो जाएगा, गलत। ये रिएक्शन आगे काम करेगा ही नहीं, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले, इस कारण से ये ध्यान रखिएगा। आगे और भी रिएक्शंस हैं, इसको भी आप देख लीजिए। AgNO3+Cu इसको डिस्प्लेस कर दिया है यहाँ पे Ag को, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए AB प्लस यहाँ पे CD और ये दोनों मेटल्स अपना जो है आयंस को एक्सचेंज कर लेगा, यहाँ बन जाएगा CB+AD इस तरीका से। तो दो कंपाउंड जो है ये अपने अपने आयंस को, अपने अपने जो है किसको, आयंस को, एनायंस को आपस में एक्सचेंज कर ले, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ एग्जांपल आपको दिया गया है Na2SO4 BaCl2। अब NaSO4 को छोड़ दिया, Cl को ले लिया, ठीक है, इस जगह पे BaSO4, अच्छा, उसके बाद NaCl, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए AgNO3+NaCl, तो यहाँ पर क्या करेगा, NO को छोड़ेगा, AgCl हो जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। तो इस तरीका से जो है सो दो रिएक्टिंग आयनिक कंपाउंड्स आपस में अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेता है, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। और आपको जो बताए थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो भी बताए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम होता है साल्ट मेटाथेसिस रिएक्शन, है ना, साल्ट मेटाथेसिस रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जिसमें एक्स लगा हुआ है, मतलब जो गया, ठीक है, एक्स मतलब गया, बाहर गया, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हीट इंटर करे उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर जो है एक रेस्पिरेशन, इसका एग्जांपल लिया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। किसी भी चीज को जलाना, ये चीज क्या कहला है, ये चीज होता है हमारा
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, डाइजेशन के दौरान जो है फूड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म क्या चीज, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज देन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, दिस रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा, जिसमें एनर्जी जो है CO2 के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, ये चीज है। डिकम्पोजिशन, सब्जी का भी सड़ना गलना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी ये जो है सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा आ जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है, उसको कहते हैं हीट, उसको कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोगों को देखा जाए डिकम्पोजिशन एनर्जी के बारे में लिखा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी for breaking down the reactant, therefore these are endothermic reactions। मतलब क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान जो होता है एनर्जी चाहिए होता है किसी चीज को तोड़ने के लिए, इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज्यादातर जो होता है वो क्या चीज होता है, ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो बनता है वो प्रेसिपिटेट होता है, मतलब इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन के लिए जो सिंबल होता है, या तो उसके लिए PPT लिखा जाता है या फिर डाउनवर्ड एरो करके डिनोट करा जाता है। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए स्मॉल l, एक्वा सॉल्यूशन यानी कि जो सॉल्यूशन पानी के अंदर है उसके लिए AQ, उसके बाद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए CONC, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए DIL। टेम्परेचर को डिनोट करा जाता है ट्रायंगल के साइन से, ATM से प्रेशर को डिनोट करा जाता है, ठीक है, और प्रेसिपिटेट को PPT से, और गैस अगर रिलीज हो रहा है तो उसको अपवर्ड एरो से डिनोट करा जाता है। इतना सिंबल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल देखिए, NaCl प्लस AgNO3, ये NaNO3 और AgCl बन गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। याद रखिएगा, एक केमिकल इक्वेशन जरूरी नहीं कि एक के रिएक्शन होगा, एक केमिकल इक्वेशन एक से ज्यादा रिएक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड एरो AgCl में लगा हुआ है, ये हमारा प्रेसिपिटेट बनता है जो डिसॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्यूबल होता है। इसके बाद जरा सा देखिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाता है, न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर बनाता है, इसी को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर के कॉमन साल्ट NaCl प्लस H2O बनाएगा, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एक ट्रिक भी हम आपको पहले सिखा चुके हैं ऑक्सीडेशन के लिए और एक रिडक्शन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीडेशन में RAIL बताए थे और इसमें गार्ड GARD गार्ड, ठीक है। तो ये ट्रिक था। रिमूवल ऑफ क्या चीज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्या चीज, ऑक्सीजन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज अगर इसमें हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये चीज जिसमें हो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। लेकिन आपके क्लास में खाली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेकर के ही पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और जिस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचान करने के लिए नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, हम इस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर एक चीज जरा सा देख लीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे इस जगह पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बाद में इससे ऑक्सीजन अलग हो गया तो ऑक्सीजन लॉस हुआ, मतलब इसका हुआ है क्या चीज, रिडक्शन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास
पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन आ गया, तो इसका हुआ है क्या चीज, ऑक्सीडेशन, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट में एनी सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर दिया गया है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे H2S प्लस O2, यहाँ पर क्या हो गया, S बच गया H2O, तो इसके अंदर क्या चीज हुआ है, यहाँ पर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव मतलब इसका हुआ है क्या चीज, ऑक्सीडेशन, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया बाद में जाकर के, तो इसका हुआ है रिडक्शन, यानी ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीका से ध्यान रखिएगा, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहले ही हम बता दिए कि जिस केमिकल रिएक्शन में ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों एक टाइम पर हो रहा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद अब जरा सा देखिएगा कि ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारा। तो सबसे पहले रेंसिडिटी, रेंसिडिटी होता है जब खाना का स्मेल देखते हैं चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, यही हमारा रेंसिडिटी कहलाता है। मतलब फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, और इसका फैट और ऑयल जो होता है ये नेचर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना स्मेल चेंज कर लेता है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, इसी को कहते हैं हम लोग रेंसिडिटी, जिसकी वजह से स्मेल उसका टेस्ट बदल जाता है, ठीक। इसको कैसे बचाया जा सकता है, नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। इसको बचा कैसे सकते हैं, इसको बचा सकते हैं हम लोग किस तरीका से, तो एयर टाइट कंटेनर या एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर मिला करके उसको हम लोग बचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि सोडियम बेंजेनोएट BHA हमारा हो गया, ठीक है, BHT। यूजुअली चिप्स वगैरह जो होता है इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, वो जो चिप्स वगैरह देखते हैं उसमें हवा नहीं नॉर्मल रहता, उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, ताकि वो खराब नहीं हो, उसका टेस्ट नहीं बदले, वो स्मेल नहीं करे, यानी वो ऑक्सीडाइज नहीं हो। इस चीज से बचाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा कोरिजन। कोरिजन क्या कहता है, जब भी कोई मेटल धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगता है, बर्बाद होने लगता है, उसका क्वालिटी डिक्रीज होने लगता है, जंग लगने लगता है, इसी को कहते हैं हम लोग, किसकी वजह से ये होता है, इसी को कोरिजन कहते हैं। किसकी वजह से ये होगा, तो हवा की वजह से, जो हवा मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है, उसके बाद वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है, इस चीज की वजह से ये सब चीज ऐसा होता है, कोरिजन होता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, यहाँ पर क्या चीज है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एक रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जो है सो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर जो है सो आप केमिकल रिएक्शन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। रस्टिंग को बचाया कैसे जा सकता है, ठीक है, रस्टिंग को कैसे बचाया जा सकता है, तो याद रखिएगा रस्टिंग को बचाने का जो है हमारे पास क्या तरीका है, रस्टिंग को बचाने का तरीका है उस पर पेंटिंग कर सकते हैं, लोहा पर जंग लगना हमारा रस्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो उसको पेंट करके उसको बचा सकते हैं, उसको ऑयल या ग्रीसिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि लोहा के ऊपर कोई दूसरा लेयर चढ़ा देंगे जो उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे लोहा जो है Fe है ना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, काश हजम अगर और हो पाता, यहाँ Fe है, इस पर जिंक का लेयर चढ़ा देंगे, जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये लोहा को बचा लेगा। ध्यान रखिएगा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हमेशा जिसका गैल्वेनाइजेशन करना है उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव मेटल से गैल्वेनाइजेशन करवाया जाता है। मतलब सिंपल सा बात ये चीज है कि हम अपना बॉडीगार्ड अगर रखना चाहेंगे तो हमसे ज्यादा ताकतवर है उसको ना बॉडीगार्ड में रखेंगे, कि हमसे कमजोर वाला को रखेंगे बॉडीगार्ड में, वही चीज होता है गैल्वेनाइजेशन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अदर मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर, तो सिल्वर और कॉपर लूज देयर लस्टर्स बाय गेनिंग ब्लैक एंड ग्रीन कोटिंग ऑन ग्रीन कोटिंग ऑफ सल्फर सल्फाइड एंड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये क्या हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग आने से वो ब्लैक हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट का लेयर चढ़ने से जो होता है, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। तो इसलिए जो है सो यहाँ पर ग्रीन वगैरह ब्लैक वगैरह जो डॉट बन जाता है कॉपर पर सिल्वर पर, तो ये चीज जो होता है हमारा अदर मेटल्स जो कि जब उस पर रस्टिंग होता है, जब उसमें जंग लगता है तो ऐसा दिखता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या चीज, वी कैन से दैट स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर, मतलब हवा अगर धीरे धीरे किसी मेटल्स को खा रही है तो वो भी प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, वो भी प्रोसेस हमारा कहलाएगा क्या चीज, तो वो भी प्रोसेस हमारा कोरिजन कहलाएगा। तो इस तरीका से आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट चैप्टर का 1 शॉट समाप्त होता है।